हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ हमारे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जनरल डिफेंसेस के बारे में, जो कि टॉर्ट्स का आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि टॉर्ट्स होता क्या है। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। इसके बारे में मैंने एक आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो इसके बारे में हमने देख लिया था कि एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट क्या होता है और टॉर्ट को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये एक सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम लोग जनरल डिफेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो कोई भी अगर टॉर्ट के बारे में बात करें, जैसे कि डिफेमेशन, जैसे कि न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, सारे के आपके पर्टिकुलर डिफेंसेस भी अवेलेबल है। लेकिन जनरल डिफेंसेस के चैप्टर में हम उन डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि पर्टिकुलरली सारे टॉर्ट के ऊपर जनरली एप्लीकेबल होता है। उनके अपने सेपरेट डिफेंसेस तो होते ही हैं, बल्कि ये जनरल डिफेंसेस जो है वो सारे टॉर्ट, सारे इंग्रेडिएंट्स अगर फुलफ़िल होने के बावजूद भी डिफेंडेंट के पास एक वेपन होता है उनके आर्सेनल में कि वो यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने तो ये गलती की है, लेकिन क्योंकि उनका केस जनरल डिफेंसेस में फॉल होता है, इसीलिए वो अब्जॉल्व हैं लाइबिलिटी के लिए। इसी तरीके का जनरल एक्सेप्शन हम लोग चैप्टर 4 आईपीसी में भी देखते हैं। तो टॉर्ट में जनरल डिफेंसेस में आपको 8 जनरल डिफेंसेस हैं, जिसमें कि पहला देखें हम, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। थर्ड हम बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड की, जिसको कि हम विस मेजर के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ डिफेंस है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट। फिफ्थ डिफेंस है आपका मिस्टेक। सिक्स्थ डिफेंस है आपका नेसेसिटी। सेवेंथ प्राइवेट डिफेंस। और एट्थ आपका डिफेंस है जिसको कि हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। ये आठों डिफेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉर्ट के रिस्पेक्ट में। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं वॉलेंटी, वॉलेंटी का मतलब होता है कंसेंट। आउट ऑफ कंसेंट, अगर आपने जो प्लेंटिफ ने खुद ने कंसेंट दिया है, चाहे वो एक्सप्रेस कंसेंट हो चाहे वो इम्प्लाइड कंसेंट हो, किस चीज़ का कंसेंट दिया है कि मुझे ये हार्म इन्फ्लिक्शन के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। अगर मैंने खुद ही ने बोला है कि मुझे एक थप्पड़ मारने का अलाउड है तुम्हें, ठीक है, एक थप्पड़ कोई मार सकता है, तो ये चीज़ के बारे में मैंने खुद ने कंसेंट किया, ए ने खुद ने कंसेंट किया है, तो बाद में जाके वो बी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो अगर ए और बी एक गेम खेल रहा है जिसमें कि स्वॉर्ड फाइटिंग एक गेम है जो ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लॉफुल गेम प्ले हो रहा है, ठीक है, लॉफुल तरीके से ए और बी गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है वो बी को, अगर इस दौरान उसको कोई चोट आती है तो वो बी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। इस तरीके का आपका आईपीसी में भी डिफेंस अवेलेबल है, जो कि हम लोगों को सेक्शन 87 से ऑनवर्ड्स मिलता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ज़रूरी क्या होता है कि आपका कंसेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब कंसेंट फ्री कब होगा? जब वो फ्रॉड, कंपल्शन, फोर्स, इन सब चीज़ों से अलग होगा, तभी हम इसको फ्री कंसेंट मानेंगे। नहीं तो हम वैसे कंसेंट को जो कि फ्रॉड से लिया गया है, कंपल्शन, आउट ऑफ कंपल्शन दिया गया कंसेंट है, उसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलते हैं। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया में क्या होता है कि कंसेंट आपको फ्री होना चाहिए। अगर आपका कंसेंट फ्री है तो वैसे में डिफेंस जो है वो आपको अवेलेबल है कि आपने खुद ने ये बात को कंसेंट किया है हार्म इन्फ्लिक्शन का, तो अब आप इसके ऊपर ऐसा जो है जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
तो अब बात करते हैं कंसेंट जो है। कंसेंट देने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, कंसेंट देने से पहले आपको किस बारे में नॉलेज होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? जो इंजरी होने वाली है आपको, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आइए एक इंटरेस्टिंग केस पढ़ते हैं जिसका नाम है स्मिथ वर्सेस बेकर। स्मिथ वर्सेस बेकर के केस में क्या होता है, एक पर्सन है जो कि स्टोन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट्री है जहाँ पे इन्होंने स्टोन का कुछ वर्क है जिसमें वो एम्प्लॉयड है। एक पर्सन है जो कि क्रेन से स्टोन को इस जगह से इस जगह पे ले जाके छोड़ता है। तो यानी उसके सर के ऊपर से ये क्रेन इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाती है। अब ये जो पर्सन वर्क कर रहा है उसको जनरल नॉलेज तो है कि स्टोन इंडस्ट्री में, स्टोन फैक्ट्री में वर्क करने से कुछ तरीके का जो है हार्म इन्फ्लिक्शन हो सकता है, लेकिन इस बात का इसको पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है कि ये क्रेन जो है उससे स्टोन उसके सर के ऊपर से जो जा रहा है वो गिर सकता है, ठीक है। तो अगर एक बार क्या हुआ कि क्रेन से जो ये स्टोन जा रही थी वो उसके सर पे आके गिर गई, जिससे कि ए को बहुत गंभीर चोट लग गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो स्टोन से इसको चोट लग रही है उसने फैक्ट्री के ऊपर केस कर दिया। फैक्ट्री वालों ने बोला भाई वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, आपने अगर फैक्ट्री में काम करने के लिए ये चीज़ किया है तो आपको इस तरीके के इंजरी से अवगत होना चाहिए। लेकिन कोर्ट कहती है कि इस बारे में इसको पर्टिकुलर नॉलेज नहीं था कि ये क्रेन जो है उसके लिए एक तरीके का हार्म इन्फ्लिक्शन का जरिया हो जाएगा। तो इसीलिए जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेंट है वहाँ पे आपका नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज किस बात का कि भाई जो इंजरी होने वाली है उस बारे में नॉलेज ज़रूरी है। इसका एक एक्सेप्शन है जब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं होता है, ये इसको हम बोलते हैं रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस के केस में डिफेंस जो है वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेंट नहीं ले सकता है। सेकंड डिफेंस जो है आपका प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ जो है अगर वो रॉन्ग डूअर होंगे तो क्या वो अपने गलती का खुद सज़ा डिफेंडेंट को दे सकती है? तो नहीं दे सकती है। एक आपका मैक्सिम है एक्स टॉपिक्वाज़ा ऑरिटर एक्शियो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्रॉम एन इमोरल एक्ट नो प्रॉपर कॉज कैन गेट इनटू, ठीक है। तो अगर आपका खुद का हैंड क्लीन नहीं है, आपने खुद ने गलती किया है, तो आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। तो कोर्ट इस केस में देखती है कि प्लेंटिफ का गलती और जो हार्म इन्फ्लिक्शन हुआ है दोनों में कॉजल कनेक्शन क्या है। अगर डायरेक्ट कॉजल कनेक्शन है तो इसमें डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराती है। तीसरा है आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कि जो एक्सीडेंट हुआ है या जो मिसफॉर्चून कंडक्ट हुआ है वो किसी नेचुरल फोर्स से हुआ है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस किस चीज़ का है? तो नेचुरल फोर्स का है, ठीक है, नेचुरल फोर्स का। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्लड, ठीक है, या फिर आपका जो है अर्थक्वेक। तो ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का क्रिएट होना जो कि नेचुरल फोर्सेस के ऊपर बेस्ड है उसको हम एक्ट ऑफ गॉड का नाम देते हैं, क्योंकि इसको कोई भी ह्यूमन जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं कर सकता था कोई भी रीजनेबल मैन। वही इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में यही अंतर है कि एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्स का इंक्लूजन है, लेकिन इनएविटेबल एक्ट में नेचुरल फोर्सेस का इंक्लूजन नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड का जो इम्पॉर्टेंट केस है ये देख लीजिएगा। एक्ट ऑफ गॉड का जो आपका इम्पॉर्टेंट केस है वो है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। और इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है स्टेनले वर्सेस पॉवेल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मिस्टेक। तो मिस्टेक जो है
अगर बात करें टॉर्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिस तरीके से हम लोग आईपीसी में देखते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ अ प्रॉपर डिफेंस, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे टॉर्ट के केस में एक बहुत ही कम टॉर्ट में मिस्टेक को डिफेंस माना गया है। बहुत सारे ऐसे टॉर्ट हैं जहाँ पे मिस्टेक को डिफेंस नहीं माना जाता है, जैसे कि हम कन्वर्जन का केस देखें। ठीक है, कन्वर्जन के केस का जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है कंसोलिडेटेड को वर्सेस कर्टिस। इसमें क्या होता है, ऑक्शनर जो है वो सामान बेच रहा होता है। सामान बेचते समय उसको ये नहीं पता होता है कि उसका रियल ओनर क्या है। उसको ऐसा लगता है कि जिसने उसको सामान दिया है वो उसका रियल ओनर है। अल्टीमेटली वहाँ पे जो व्यक्ति आता है जो उसका रियल ओनर होता है वो इस पे कन्वर्जन का केस कर देता है। तो यहाँ पे वो मिस्टेक जो है एज अ डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कन्वर्जन में कहीं पे भी मिस्टेक डिफेंस नहीं है। लेकिन अगर मिस्टेकन बिलीफ के साथ अगर आपने कोई केस किया है और जो आपका केस बनता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड या फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप मिस्टेकन बिलीफ में अगर वो काम करते हैं तो वो एक तरीके का डिफेंस बन सकता है। नेसेसिटी, एक ग्रेटर एविल को बचाने के लिए, ठीक है, एक ग्रेटर एविल को बचाने के लिए अगर किया हुआ छोटा सा हार्म, स्मॉलर हार्म, उसको हम क्षम्य मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं एक इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है ले वर्सेस ग्लैडस्टोन। ले वर्सेस ग्लैडस्टोन के केस में क्या होता है कि आपके जो नेसेसिटी है, एक प्रिजनर है, ठीक है, वो फास्ट अनटू डेथ के उसमें वो कुछ खाना नहीं खा रहा है, तो जेलर उसको फोर्सफुली खाना खिलाता है। जेलर ने उसके ऊपर फोर्स यूज़ किया, लेकिन वो फोर्स वैलिड फोर्स है क्योंकि उसको जान से बचाने के लिए उसको फीड करना इंपॉर्टेंट था। तो ये इंपॉर्टेंट ले वर्सेस ग्लैडस्टोन के केस में हुआ। अब बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस का। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक तरीके का डिफेंस है आपके आईपीसी में भी और यहाँ पे भी। प्राइवेट डिफेंस आईपीसी में सेक्शन 96 से लेके 106 तक दिया हुआ है। आईपीसी का बात करें तो प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे टॉर्ट के रिस्पेक्ट में भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट डिफेंस के केसेस में एक तरीके का डिफेंसिव फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अग्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा है फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनेट यूज़ होना चाहिए, डिफेंस के लिए जितना रिक्वायर्ड है। एमिनेंट डेंजर होना चाहिए तभी आप फोर्स यूज़ करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन जो है वो अगर स्टैट्यूट में दिया हुआ है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिफेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके के वेलफेयर स्टेट को इसकी ज़रूरत थी ताकि डेवलपमेंटल वर्क जो है वो की जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जनरल डिफेंस का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।